फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष या विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। तो हम सबसे पहले एक द्विध्रुव बना लेते हैं। द्विध्रुव हम जानते हैं क्या होता है कि मान लीजिए दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी। बिंदु ए पर आपका एक आवेश माइनस क्यू स्थित है, इस पर प्लस क्यू स्थित है। मतलब कि द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव होता है दो आवेश जिनके चिन्ह कैसे हो? विपरीत प्रकृति की हो, मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, एक निश्चित दूरी, वो दूरी अपन लेते हैं कितनी? 2a पर स्थित हो। तो वो स्थिति आपकी क्या कहलाती है? ये व्यवस्था आपकी द्विध्रुव कहलाती है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु मान लीजिए आपका O है, तो मध्य बिंदु से ये जो दूरी है ये आधी आधी हो जाएगी। तो ये वाली दूरी हो गई अपनी A और ये वाली दूरी भी हो गई अपनी A। ठीक है, अब विषुवतीय निरक्ष का मतलब होता है कि द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत, मतलब कि यूं ऊपर की साइड ये तो इसके लंबवत ये आपका कहलाएगा क्या? निरक्ष या विषुवतीय तल। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि द्विध्रुव की विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत r दूरी पर, मान लीजिए आपको एक बिंदु P दे रखा है और इसकी केंद्र से दूरी कितनी है? r है। ठीक है, द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r है। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो वो याद करने के लिए सबसे पहले हम प्रत्येक आवेश की इस बिंदु P से दूरी कितनी है वो ले लेते हैं। तो दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। ये बिंदु पर जो माइनस क्यू आवेश है उसको बिंदु P से मिलाया, इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश को बिंदु P से मिलाया। ठीक है, अब क्योंकि ये लंबवत है अक्ष के, तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, दोनों साइड से एंगल थीटा। तो देखिए यहाँ पे अपने पास एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। किसी भी एक त्रिभुज में ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, तथा इन आवेशों के मध्य की दूरी, इन आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। अभी हम केवल जो चित्र बनाया है उसकी रचना के बारे में लिख रहे हैं, है ना। तथा इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु O है तथा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु O है। ये बता रखा है हमने, O है। अब O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, लिख देंगे इसको भी।
तथा ओ से, बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्ष पर, देखिए अक्ष के लंबवत क्या कहलाएगा? निरक्ष। निरक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको बिंदु P से प्लस क्यू आवेश की कितनी दूरी है, ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से कितनी दूरी है, वो ज्ञात करेंगे। तो वो ज्ञात करेंगे, वो कैसे याद करेंगे? हम पहले बिंदु P को B से मिला लेंगे, इसी प्रकार P को इसे मिला लेंगे। अब यहाँ पे अपना एक समकोण, जैसे कि हमको चित्र में दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन कौन सा बन रहा है समकोण त्रिभुज आपका? POB में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हमारी जो पोजीशन अभी प्राप्त हो रही है वो ये है ना। ये आपका O है, ये आपका P है, ये आपका B है, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, और ये दूरी R है और ये दूरी अपनी A है। तो हम जानते हैं, देखो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, ये आधार और सबसे बड़ी कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण याद करने के लिए होती है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना, तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण याद करने के लिए होती है, ये जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, कैसे होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चित्र से ले लेंगे हम, कर्ण क्या है चित्र से आपका BP, तो BP का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका OP, तो OP का स्क्वायर आधार OB का स्क्वायर। मान दे रखे हैं अपन को, चित्र से प्राप्त हो जाएगा कि OP बराबर R तथा OB बराबर A। मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो BP का स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा। देखिए OP का मान R रखेंगे और OB का A। तो हमारे पास आया BP स्क्वायर बराबर कर्ण कितना आया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब अपन को केवल BP का मान चाहिए, तो वर्ग हटा के दूसरी साइड क्या लग जाएगा, ऋणात्मक लग जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है कि आपकी जो BP दूरी है उसका मान कितना आया, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सेम इसी प्रकार अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा, AOP में, वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो AP स्क्वायर बराबर आपके पास देखिए यहाँ भी सेम आ जाएगा, क्योंकि OA दूरी आपको दे रखी है A और OP दूरी आपको दे रखी है वही R। तो ये आ जाएगा
ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू आया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मान रखने पर। तो ए पी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपकी देखिए ये दूरी भी आपकी आ गई है आपकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस चित्र में हम एक चीज देखेंगे, ये तो आ गई हमारी दूरियां, है ना। ये बिंदु ए की, ए पे जो माइनस क्यू आवेश है उसकी बिंदु पी से दूरी आ गई ए पी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार बी बिंदु पर जो प्लस क्यू आवेश है उसकी दूरी बीपी वो भी हमारी कितनी आई थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दूरी आ गई हमारी। तो अब हमारा चित्र का मॉडिफाई रूप जो है वो इस तरह का हो गया। यहाँ पे आपका माइनस क्यू आवेश था बिंदु ए पर, ये आपका प्लस क्यू आवेश है बिंदु बी पर, और ये आपका सेंटर बिंदु ओ है, ये है आपका ए दूरी, और ये वाली दूरी भी ए है, क्योंकि आपकी पूरी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, 2a है। ठीक है, ये हमारा आर, ये दूरी भी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और वो कितनी आई है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली दूरी भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बिंदु पी है। ठीक है, अब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी माइनस आवेश जो होता है उस विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी तरफ होती है, मतलब माइनस में प्रवेश करती हुई। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी बिंदु पी से क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण, बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू के कारण कैसी होगी, प्रवेश करती हुई। मान लीजिए हम इसको ले लें E1। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र माइनस में प्रवेश कर रहा है, माइनस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू आवेश से दूर जाती हुई। हम पढ़ चुके हैं कि प्लस क्यू आवेश से कैसी होगी, दूर जाती हुई होगी। तो प्लस क्यू आवेश से दूर जाती हुई मतलब कि इस तरीके से होगी। इसको ले लीजिए E2। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा था और ये 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपका ये जो शेष बचा हुआ एंगल होगा ये भी होगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हो गया। तो अब हम ये दोनों जो सदिश है इनको घटकों में वियोजित करेंगे। तो घटकों में वियोजित कैसे करते हैं कि कोई भी सदिश जो है जिसको वियोजित करना है, जैसे E1 को वियोजित करना है तो वो दो अक्ष x और y के मध्य में होना चाहिए। तो मान लीजिए इस तरीके से हम इसको खींच लेते हैं लाइन को। तो ये घटक जो है E1 देखिए इसके और इसके बीच में आ गया, ये तुम्हारा हो गया x। ठीक है, और इसी प्रकार ये जो है E2 ये x अक्ष हो गया। अब इसके लिए हम y अक्ष खींच देंगे। तो हम कह रहे थे कि ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो हमारा शीर्ष अभिमुख कोण बन रहा है ये, तो ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा। तो ये शेष बचा हुआ कितना होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है आपका कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसको निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा थीटा। हमने घटकों वियोजित कर लिया। घटकों वियोजन करने के लिए अब इसे घटकों वियोजित करते हैं किसी भी सदिश को। मान लीजिए अपन E2 की बात कर रहे हैं, ये E2 है और ये एंगल थीटा है, ये x अक्ष है और ये तुम्हारा y अक्ष है। ठीक है, तो घटकों में वियोजित करने के लिए क्या करते हैं, E2 से लंब डालते हैं x अक्ष पे और इसी प्रकार लंब डालेंगे, ये तुम्हारा E2 है y अक्ष पे। तो ये जो होगा ये x घटक होगा और ये वाला घटक जो होगा इसका y घटक। y घटक x घटक कैसे निकालेंगे,
तो ये क्या है, एक तरीके से हमारे पास मान लीजिए ये जो बाई है अगर, तो ये भी बाई हो जाएगा, ये एक्स घटक, ये बाई और ये थीटा दे रखा है। E2 इसका मान है। तो हमको कोण, एक तरीके से समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें हमको एक तो लंब निकालना है और दूसरा आधार निकालना है। ठीक है, 11वीं में पढ़ी हुई चीज है, अपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं इसको। तो निकालते हैं। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं लाल बटे कक्कर के सूत्र से निकालते हैं, LAL KK A से। तो साइन थीटा हमारा हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब हमारे पास लंब कोई भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो BC कर्ण कितना है बटे AB। AB का मान हमको E2 दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर BC बटे AB। AB का मान आपको E2 दे रखा है। तो BC का मान आपका कितना हो जाएगा, BC का मान हमारे पास आ जाएगा E2 साइन थीटा। इस E2 को साइन थीटा की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया E2 साइन थीटा। इसी हिसाब से ये समांतर है, इसलिए ये भी हो जाएगा आपके पास E2 साइन थीटा। ठीक है, अब नीचे वाला निकालते हैं अपन। तो आधार बटे कर्ण में एक संबंध, क्योंकि ज्ञात भुजा हमको कर्ण है, आधार हमारा ज्ञात है। तो आधार बटे कर्ण हमारा होता है cos थीटा। आधार बटे कर्ण तो cos थीटा बराबर आधार कितना है अपना भी AC, कर्ण कितना है आपका AB। तो वो ही cos थीटा इज इक्वल टू AC। AC का मान तो हमको एज इट, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। और AB का मान अपना कितना आया है E2। तो AC का मान हमारे पास कितना आ जाएगा E2 cos थीटा। तो इसको लिख देंगे हम E2 cos थीटा। तो आप ये बात समझिए कि यहाँ पे देखिए थीटा की तरफ जो एंगल आता है वो हमेशा cos थीटा होता है, और थीटा से दूर जाता हुआ जो एंगल होता है वो E2 sin थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ थीटा की तरफ, अब देखिए E2 है तो इसके लिए थीटा की तरफ ये, और ये E1 है, सॉरी E1 के लिए थीटा की तरफ ये, और E2 के लिए थीटा की तरफ ये। मान लीजिए कि ये दोनों लाइन, ये लाइन जो है ये E2 के लिए तो आ जाएगी E2 cos थीटा, और E1 के लिए अपन इसको लिखेंगे E1 cos थीटा। और E1 के लिए दूर जाती हुई लाइन ये है, मतलब बाई अक्ष ये है। तो ये आ जाएगा आपके पास E1 sin थीटा। और इसी प्रकार E2 के लिए दूर जाती हुई लाइन ये है थीटा से, तो ये आ जाएगी तुम्हारे पास E2 sin थीटा। कर लिया हमने घटकों वियोजन। अब देखिए घटकों वियोजन कर लिया हमने, इसका सदिश है, एंगल बना रहे थे थीटा, इसलिए इसको घटकों वियोजित किया। घटकों वियोजित मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ लिया, है ना। अब हम देख रहे हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा निरक्ष पर स्थित है, लेकिन दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है। एक ऊपर की साइड है, दूसरी नीचे की साइड है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और E1 cos थीटा और E1 cos थीटा, इनकी देखो दोनों की क्रिया रेखा एक ही है, PX, ये दोनों एक ही रेखा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब हम कह रहे हैं कि आपका चित्र में अब समझ में आ गया, घटकों में वियोजन हो गया। तो हम निकालें बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, देखिए ये बिंदु B है, इस पर स्थित प्लस Q आवेश है, उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमको सिंगल के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अपन जानते हैं कि एक आवेश हो या आवेशों के निकाय हो, प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पहले ज्ञात करना पड़ता है। तो हम यह याद कर रहे हैं, बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
हम पढ़ चुके हैं पहले कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है वो कितना होता है। हम जानते हैं E बराबर के क्यू अपॉन आर होता है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है, आपकी दूरी है, दूरी का स्क्वायर है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने कितनी ली है, E2 ली है। तो E2 वेक्टर बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या हम कहें इसको के प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश, और आर स्क्वायर, आर क्या है आपका, दूरी का स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि दूरी आपको दे रखी है बीपी, कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में हम मान रख रहे हैं तो आपके पास देखिए आया E2 वेक्टर बराबर के क्यू, और दूरी कितनी थी, बीपी का स्क्वायर। इसका मान हम रखेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, अपना हट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा E2 वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको दे हम समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी होगी, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश के कारण हमने E1 लिखी थी, तो E1 वेक्टर बराबर के क्यू अपन उनके बीच की दूरी कितनी थी, एपी का स्क्वायर। और चूंकि एपी का मान अपने पास कितना था, वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मान रखने पर तो ये आ जाएगा E1 वेक्टर बराबर के, आवेश कितना था तुम्हारा, माइनस में था, माइनस क्यू, और दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉरी, होल स्क्वायर तो हट जाएगा ना अंडर रूट से। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए, यदि समीकरण 3 और 4 का हम मॉड ले लेते हैं, मतलब केवल परिमाण लेते हैं, तो दोनों के मान कैसे हैं, समान है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से हम ले रहे हैं E1 वेक्टर का मॉड बराबर E2 वेक्टर का मॉड। तो ये आ जाएगा, मॉड लेते ही आपके पास के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस वैल्यू को हमने नाम दे दिया E, ठीक है। समीकरण नंबर दे दिया इसको हम 5। अब देखिए, हमने घटकों में वियोजन कर लिया, सारा काम कर लिया। तो जब घटकों में वियोजित किया था तो हम देख रहे थे कि परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और E2 cos थीटा और E1 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो कुल विद्युत क्षेत्र का मान हमको प्राप्त होता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसको हम लिख लेंगे, जो हमने घटकों में वियोजन किया है ना, इसको एक बार लिख लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर सदिशों को घटकों में वियोजित करने पर द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत घटक कौन कौन से थे, लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर समान, क्योंकि E1 और E2 का मान बिल्कुल समान आया हमारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। किंतु
दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। निरस्त मतलब मान प्रभाव इनका खत्म हो जाता है। तथा समांतर घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, अतः बिंदु P पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सदिशों के cos थीटा घटक के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निरक्ष से बताएंगे इसको। और ये हमारी आई थी E1 का घटक ले लेंगे cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और देखिए दिशा हमारी हो जाएगी किधर से किधर। देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा P से X की ओर, इसको लिख देंगे PX की ओर। तो PX की ओर मतलब कि हमारी दिशा जो है यहाँ देखिए P से X की ओर है, मतलब कि प्लस से माइनस की ओर, जबकि वास्तव में विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो हम इसको या तो PX की ओर लिख दें या फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख लेंगे E1 समीकरण 5 से, है ना। समीकरण 5 से अपन क्या लिखेंगे, E1 का मॉड बराबर E2 का मॉड बराबर E रखने पर तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा। और इसको PX की ओर मतलब द्विध्रुव के विपरीत दिशा में है, इसलिए हम इसको माइनस P लिख सकते हैं, है ना। दिशा बताने के लिए कैप लगा देंगे क्योंकि दिशा कैप से शो होती है, हम जानते हैं आराम से इस चीज को। यहाँ माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो हम लिखेंगे E निरक्ष बराबर, अब देखिए E cos थीटा और E cos थीटा मिलके जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2E cos थीटा और माइनस P के। ठीक, इसको दे हम समीकरण नंबर 6। अब हमने मान निकाला था समीकरण 5 से, E का मान रख लेंगे। E का मान अपने पास कितना आया था, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मान समीकरण
6 में रखने पर रखेंगे तो अपने पास देखिए ये आ जाएगा ई निरक्ष इज इक्वल टू माइनस का 2 ई का मान रखा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कोस थीटा पी कैप समीकरण नंबर 7। अब यहाँ पे हमको कोस थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पुनः हम चित्र से, किससे लेंगे? चित्र से। तो पुनः है चित्र से। चित्र का एक त्रिभुज ले लेते हैं कोई सा भी, है ना। आपका डायग्राम इस तरह का था ना, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये ओ, ये आपका ए रहा और ये आपका आर रहा, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री और ये बिंदु पी। अब देखिए यहाँ से हम मान लीजिए ये त्रिभुज ले लेते हैं, अपन लेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी बी में लाल बटे कक्का से एल एल के ए से हम ले रहे हैं। देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाली आधार, सबसे बड़ी कर्ण। हमको कोस चाहिए। कोस क्या होता है आपका? कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपको दे रखा है ओ बी, कर्ण का मान अपने पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ही। कर्ण आपको दे रखा है बीपी, ठीक है। तो ओ ए का मान चित्र से अपन देख रहे हैं ए है और ओ बी या बीपी का मान अपने पास कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान अपने पास आ गया कॉस थीटा बराबर ए बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मान हम रखेंगे समीकरण नंबर आपका जो आया है 7। ये मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 आपका था ई निरक्ष इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस चिन्ह भी था सामने, है ना। और cos थीटा की जगह अब ये मान रख लेंगे हम, तो a अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और p कैप, ठीक है। देखिए अंडर रूट जो होता है उसको हम 1/1/2 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे e निरक्ष इज इक्वल टू -2 के क्यू ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी कोई घात नहीं है तो एक घात है, और ये आ जाएगा 1/, अंडर रूट को हम लिख लिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2 और पी कैप, ठीक है। तो ये आया ई निरक्ष इज इक्वल टू माइनस के, हम क्यू और 2 को एक ही साथ लिख लेते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि मान लीजिए आपको दो राशि गुणा में दे रखी है और उनके आधार समान है, तो उनकी घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। घातांक के नियम से है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के आधार समान है तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो यह 1 + 1/2 और ये पी कैप, ठीक है। अब देखिए अपने पास आया ए निरक्ष इज इक्वल टू -के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात वही हो जाएगा। एक मैं जो 1/2 जोड़ा तो 3/2 और ये पी कैप। अब देखिए हम जानते हैं कि चूंकि आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर
देखिए प्लस और माइनस में ही नगण्य मान सकते हैं, अगर कोई राशि गुणा में दे रखी होती है तो उसको हम नगण्य नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये आ गया माइनस के क्यू 2a। नगण्य मानने का मतलब होता है खत्म हो जाएगी, तो ए स्क्वायर यहाँ से खत्म हो गया, क्या बचा केवल ए आर स्क्वायर, और इसकी घात कितनी हो गई 3/2। घातांक नियम ये कहता है कि अगर कोई राशि है और उसकी घात दे रखी है तो वो घात जो है गुणा हो जाएगी उसकी घात से। इसी प्रकार इसको हम कर देंगे, तो ई निरक्ष इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू 2a, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 3/2। तो 2 से 2 कट गया, पी कैप, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस के क्यू इंटू 2a अपॉन आर की घात 3 पी कैप। ठीक है, अब देखिए चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है कि Q इंटू 2a बराबर, हम इसको लिख सकते हैं P वेक्टर, तो Q इंटू 2a की जगह हम क्या रख सकते हैं P वेक्टर। तो मान रखने पर आपके पास E निरक्ष बराबर, देखिए कितना आ जाना है माइनस के P वेक्टर P कैप अपॉन आर क्यूब, रख लिया हमने। ये किस में आया है, परिमाण में लिया है, क्योंकि यहाँ हमने आवेश का परिमाण ही लिया था केवल। तो हम जानते हैं जो कि आपका जो एकांक सदिश होता है वो होता है सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण। तो ए वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं इसके इधर बच गुणा करके ए इंटू ए कैप। तो इसी प्रकार से आप P का परिमाण और P कैप को क्या लिख सकते हैं P वेक्टर। तो मान रखने पर, मान रखा हमने तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए ये आया E निरक्ष इज इक्वल टू माइनस के P वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अगर इसका परिमाण ले लें हम, परिमाण मतलब चिन्ह हटा दें, तो ये आ जाएगा के पी वेक्टर अपॉन आर की घात 3। ठीक है, तो ये है निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब देखिए इसको कितना समीकरण देंगे हम, इसको देंगे हम समीकरण नंबर 8। हम अक्ष के बारे में पढ़ चुके हैं, तथा ई अक्ष के पास कितना होता है, ये होता है 2 के पी वेक्टर अपॉन आर की घात 3। तो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम समीकरण 8 की सहायता से ई निरक्ष लिख सकते हैं ना। तो हम इसको लिख लेंगे ई अक्ष बराबर 2 इंटू ई निरक्ष। तो ये अक्ष और निरक्ष में एक संबंध आ गया कि अक्ष जो होता है वो निरक्ष का 2 गुना होता है, मतलब अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 2 गुना होता है। संबंध को हम कैसे लिख सकते हैं, अपने पास आया ई अक्ष इज इक्वल टू 2 इंटू ई निरक्ष। अतः हम कैसे निकालेंगे संबंध, या तो कह दो कि ई निरक्ष जो होता है वो अक्ष का आधा होता है, तो इसको हम कहेंगे कि द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित बिंदु पर, कोई बिंदु हो P हो या कोई हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अक्ष पर स्थित
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में आधा प्राप्त होता है। कैसे? अपना संबंध आया कि ई अक्ष बराबर 2 इंटू ई निरक्ष। तो ई निरक्ष को हम लिख सकते हैं ई अक्ष बटे, तो देखो ऐसे निकल के आ गया हमारे पास कि निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आधा होता है। या फिर हम कहें कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्ष पर दिए गए बिंदु की विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान से 2 गुना प्राप्त होता है। ठीक है।